हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो रही है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही पेशेंस से हम लोग फर्स्ट चैप्टर कह लीजिए या फिर यहाँ पे मैं टॉपिक लिखा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक वाइज अगर हम लोग कवर करेंगे तो चीजों को ज्यादा कवर कर पाएंगे। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ, बिल्कुल धैर्य के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपसे बस यही उम्मीद और यही आशा करते हैं कि पूरी क्लास को बहुत शांति से, बहुत धैर्य से देखेंगे और अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे और चीजों को समझेंगे। देखिए, मैं पहले कुछ बातें क्लियर कर दूं। आपके पेपर का नाम क्या है? तो क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा का सृजन या फिर समावेशी शिक्षा निर्माण। तो आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे इस पेपर का नाम ही है कि समावेशी शिक्षा का सृजन। यानी जो समावेशी शिक्षा है किन किन पॉइंटों से, किन किन बिंदुओं से, किन किन टॉपिक से मिलके बन रही है, हम लोग बिल्कुल डिटेल में यहाँ समावेशी शिक्षा को पढ़ने वाले हैं। लेकिन यही अगर सीटेट की तैयारी कर रहे होते, यही आप अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे होते, यही आप या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे होते या फिर अन्य किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक शब्द आपको पढ़ना है और वो है समावेशी शिक्षा। तो कम से कम 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में खत्म हो जाता। लेकिन आपके यहाँ पेपर का नाम ही है समावेशी शिक्षा, तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है और एक एक चीजों को समझना, तब जाके आप अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे कि समावेशी शिक्षा आखिर होती क्या है, समावेशी शिक्षा का सृजन कैसे होता है। तो बस यही उम्मीद करेंगे, बिलीव के साथ बस पढ़ते जाइए। जो टॉपिक मैं करा रहा हूं उनको कवर करिए, आपको पूरा समावेशी शिक्षा अच्छे से कवर भी हो जाएगा और आपके आगामी एग्जामों के लिए भी यूजफुल रहेगा। उसके साथ साथ बीएड के लिए तो भैया 100% यूजफुल है ये। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए यूजफुल है। उसके साथ साथ जो नई यूनिवर्सिटी अपनी प्यारी सी यूनिवर्सिटी बनी है, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी, या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं और आपके सिलेबस का पार्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, तो पूरी क्लास को बहुत धैर्य से, बहुत पेशेंस से आप देखिए। आपका सारा डाउट मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए आइए, आज आपका टॉपिक का नाम क्या है? तो भैया विविध आवश्यकता, जिसे कहते हैं डाइवर्स नीड। अच्छा, इसे आप समझने के लिए कह सकते हैं ना कि विविध आवश्यकता को आप कह सकते हैं विभिन्न आवश्यकता। ठीक है, विभिन्न आवश्यकता, ये समझने के लिए हम कह रहे हैं बस सिर्फ विभिन्न आवश्यकता। अच्छा, फिर ये सर होता क्या, पहले ये बता दो। छोटी सी टॉपिक है, ये बता दो सर विविध आवश्यकता होती क्या है। इसे एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए ये आप हो। ठीक है, मान लीजिए ये आप हो और ये मान लीजिए कोई एक और बालक है। ठीक है, दोनों मान लीजिए सेम डेट को जन्म लेते हैं। मान लीजिए दोनों लेते हैं जन्म 21 तारीख को। ठीक है, मान लो दोनों जन्म लेते हैं 21 सितंबर को जन्म लेते हैं, दो के दो बालक। अब जो ए वाला बालक है ना, इसको इसके अंदर क्या है कि सब चीज संपन्न है। मतलब ये अच्छे से सुन भी पा रहा है, ये अच्छे से बोल भी पा रहा है और ये 4 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा चलने भी प्रारंभ कर दिया। लेकिन जो बी वाला बालक है ना, ये ठीक से सुन भी नहीं पा रहा, ये ठीक से बोल भी नहीं पा रहा और आप देख रहे हो कि 4 महीने के बाद ये जो भी आप इसको टेबल, मेज, कुर्सी या फिर जो भी चौकी वौकी पकड़ा रहे हैं, उसको पकड़ के चल भी नहीं पा रहा है। और ये आप कोई चीज बोल रहे हो, जैसे कह रहे हो कि बेटा, वो सुन भी नहीं रहा है, बस वो जो काम कर रहा है उसी पे कर रहा है। तो आप अपने कॉमन सेंस पे सोचिए कि किसको ज्यादा ज्यादा आवश्यकताएं हैं चीजों को समझने के लिए, या फिर किसको ज्यादा विशेष आवश्यकता है, यानी उसको एक तरीके से मोर नीड है समझने के लिए। तो ए वाले बालक को या फिर बी वाले बालक को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देखिए, ए वाला बालक है, आप ये वाला बालक अच्छे से सुन भी पा रहा है, बोल भी ले रहा है, जो चीजें आप कह रहे हो, थोड़ा थोड़ा तुतला वगैरह भी रहा है, और अगर आप बुला रहे हो तो आपकी तरफ देख भी रहा है और धीरे धीरे चलना भी प्रारंभ कर दिया 4 से 5 वर्ष की 4 से 5 महीने में। लेकिन बी वाला बालक है, बिल्कुल भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, एक चारपाई पे पड़ा हुआ है और सिर्फ ऊपर देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। तो बताइए किसको ज्यादा सहायता की आवश्यकता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए कि बताइए ए वाले को ज्यादा सहायता की आवश्यकता है कि बी वाले को। तो आप कहोगे सामान्य सी बातें हैं सर, इसमें क्या पूछना। जो बी वाला बालक है उसको ज्यादा आवश्यकताएं हैं। तो विभिन्न आवश्यकता वो होती है जो सामान्य बालक से अलग हो। जो सामान्य बालक से अलग हो उन्हें विविध आवश्यकता की पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इसे आप समझने के कह सकते हो अधिक जरूरत भी कह सकते हैं। अधिक जरूरत, इसे समझने के लिए आप कह सकते हैं अधिक जरूरत, यानी जो सामान्य बालक है उनसे जिनको हट के किसी चीज की आवश्यकता है, तो हम कह सकते हैं उन्हें विविध यानी डाइवर्स नीड है, उन्हें विविध आवश्यकता है। अब उम्मीद करते हैं ये जो चीजें समझे हैं बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि विविध आवश्यकता को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि विविध आवश्यकता की जरूरत किसे पड़ती है। जो बच्चे सामान्य बच्चे से अलग हैं उन्हें विविध की आवश्यकता पड़ती है।
डाइवर्स नीड की आवश्यकता पड़ती है। अब उम्मीद करते समझेंगे। देखिए बहुत ही एक तरीके से समावेशी की जो जड़ है उस पर प्रहार कर रहे हैं और विविध आवश्यकता से ही आगे जाके समावेशी शिक्षा का निर्माण होता है। और कम से कम 4 से 5 टॉपिक बाद आपकी समावेशी शिक्षा आएगी और वो 2 लेक्चर में मैं कवर करूंगा। उसके पहले एकीकृत शिक्षा हो गई, विशिष्ट शिक्षा हो गई, इन सब चीजों को कवर करते हुए तब जाके हम लोग समावेशी शिक्षा को कवर करेंगे। तो समझ लीजिए जो फर्स्ट पेपर है इसका शुरू का कम से कम 8 से 9 टॉपिक जो हो गई, टॉपिक को आप चैप्टर्स भी कह सकते हो, 8 से 9 चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है उनको कवर करिए। उसके बाद छोटे छोटे हैं उनको हम लोग 22 से 23 चैप्टर बनेंगे टोटल, उसको कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे कि अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि विविध आवश्यकता से आप क्या समझते हैं तो तुरंत आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि भैया विविध आवश्यकता वो होती है, विविध आवश्यकता उन बच्चों को इसकी आवश्यकता पड़ती है जो सामान्य बालक से अलग हो, उनको विविध आवश्यकता डाइवर्स नीड की आवश्यकता होती है। उम्मीद करते हैं इतना समझेंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, आगे बढ़ते हैं और चीजों को खूब अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं कि चीजों को समझते हैं और खूब अच्छे से समझेंगे। और मैं एक बात फिर बता दूं, इसके बाद सभी से उम्मीद करते हैं कि आप लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर की जो पेड क्लास है उसमें सभी के सभी बच्चे एनरोल हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। और देखिए यकीन मानिए अगर चीजें बेहतर दी जा रही हैं तो उसका लाभ उठाइए, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, नॉर्मल सी फीस है, एकदम शिक्षा को इजी से इजी मैं कर रहा हूं ताकि सभी बच्चे पढ़ पाए। तो 299 में आप हमारे इसमें की पेड क्लास में बिल्कुल इनरोल हो सकते हैं और इस नंबर पे कांटेक्ट करके। तो परेशान बिल्कुल भी मत होना, जो बच्चे इच्छुक हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले वो पहले से इसमें एनरोल हो गए तो आप भी हो जाइए, आपसे ये हमारी उम्मीद करते हैं। आइए अगली टॉपिक इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझते हैं विविध आवश्यकता को। थोड़ा सा समझिए एजुकेशनल रूप में, अभी तो मैं इसका व्यवहारिक रूप बता दिया, अब थोड़ा समझिए। एक बच्चा यानी एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा अन्य बच्चे की अपेक्षा, यानी एक जो कोई बालक है वो सामान्य बालक की अपेक्षा उसे अगर अधिक जरूरतें पड़ रही हैं, यानी जब एक बच्चा सामान्य बच्चे की अपेक्षा उसे ज्यादा सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे बालकों को हम कह सकते हैं कि भैया उन्हें विविध आवश्यकता की जरूरत पड़ रही है, उसे विविध आवश्यकता भी कह सकते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे, कुछ समझाने की इसमें बात है ही नहीं। यानी एक अगर कोई सामान्य बच्चा है, एक कोई नॉर्मल सा बच्चा है और उसके अपेक्षा एक कोई अन्य बालक है, और जो अन्य बालक है उसे विभिन्न जरूरतें पड़ रही, उसे मोर नीड की आवश्यकता पड़ रही, तो उसे आप कह सकते हो विविध आवश्यकता। और ये डिफिनेशन कहीं अच्छे से लिख लीजिएगा नोट करके अपने नोट में, या फिर जो मैं नोट प्रोवाइड करूंगा उसमें ये चीजें रहेंगी, ठीक है। चलिए डाइवर्स नीड के बारे में जाने, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझते हैं और यहीं से सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को समझ लीजिए। कोई बच्चा शारीरिक समस्याओं या फिर शारीरिक या फिर संवेदनात्मक तनाव से ग्रस्त है तो विशेष जरूरत वाले बच्चों के रूप में उसे जाना जा सकता है। यानी कोई एक बालक है, छोटा सा बालक है, उसको शारीरिक समस्याएं हैं, जैसे वो अच्छे से चल नहीं पा रहा है या फिर वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा, अच्छे से सुन नहीं पा रहा है, उसकी जो संवेदनात्मक तनाव है उससे वो ज्यादा ग्रस्त है, यानी बार बार रो रहा है, बार बार चिल्ला रहा है, तो बताइए उसे क्या आप नॉर्मल छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे बालक को विशेष जरूरत की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें ही आप कह सकते हो कि विविध आवश्यकता, उसे ही आप कह सकते हो विविध आवश्यकता, उसे आप कह सकते हो विविध आवश्यकता। उम्मीद करते हैं इतना अच्छे से समझ गए होंगे कि विविध आवश्यकता क्या होती है, विविध आवश्यकता की जरूरत किसे पड़ती है। जो बालक विविध आवश्यकता की जरूरत पड़ती है जो बालक सामान्य बालक से, जो बालक सामान्य बालक से अलग हो, सामान्य बालक से अलग हो, उन्हें कह सकते हो कि विविध आवश्यकता की आवश्यकता पड़ती है, विविध आवश्यकता की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आवश्यकता, विविध आवश्यकता, यानी सामान्य बालक से जो बच्चे अलग हो उन्हें विविध आवश्यकता की एक तरीके से जरूरत होती है। उम्मीद करते इतने पॉइंट को समझेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, चीजें और समझेंगे। अब ये नोट पॉइंट एक्स्ट्रा इसको लिखा गया है और इसे अपने एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिख भी सकते हैं समझने के लिए और समझाने के लिए कि जो एक शिक्षक होता है, यानी हमारे जो एक अध्यापक होते हैं, वो पहला व्यक्ति होता है जो यह जानता है कि कौन से बच्चे विशेष जरूरत वाले बच्चे हैं। यानी देखिए क्लास में अगर मान लीजिए 30 बालक हैं, क्लास में मान लीजिए एक 1 की क्लास है, क्लास 1 है, उसमें 30 बालक हैं, तो एक अध्यापक अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा, अच्छे से उनका इवैल्यूएशन कर पाएगा, अच्छे से उनका मूल्यांकन कर पाएगा कि किस बालक को विशेष आवश्यकता की जरूरत पड़ती है
और ये जानने वाला कौन होता है? पहला व्यक्ति तो अध्यापक होता है। और कभी कभी यूपी सीटेट में ये डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव में क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि विशेष आवश्यकता को जानने वाला पहला व्यक्ति कौन होता है? तो भैया वो हमारे अध्यापक साहब होते हैं। और अध्यापक ही जानता है कि किस बालक को विशेष आवश्यकता की जरूरत है, क्योंकि क्लास में वो बच्चों को पढ़ा रहा है। अगर मान लीजिए जो 2 का टेबल सभी बच्चों को रटवा रहा है, कुछ बालक तो जल्दी रट लिए, कुछ बालक जल्दी समझ लिए, लेकिन कुछ बालक हैं वो 1 महीने से 2 महीने से बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, वो बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे देख ही नहीं पा रहे हैं। तो वो अध्यापक अच्छे से जान जाएगा कि इस बालक को बिल्कुल विशेष आवश्यकता की जरूरत है। तो इस तरीके से जो अध्यापक होते हैं वो पहला व्यक्ति होता है जो ये जानता है कि किस बालक को विशेष आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग अपना डेवलप करेंगे। आइए अब थोड़ा सा विविध बालक के बारे में जान लीजिए कि आखिर विविध बालक होते क्या हैं, डाइवर्स चाइल्ड क्या होते हैं, तरीके से विभिन्न बालक कौन से होते हैं, इनको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। तो देखिए, विविध बालक यानी अन्य सामान्य बालकों से अलग होते हैं। यही बात मैं ऊपर बता रहा हूं कि भैया जो आपके सामान्य बालकों से जो बालक अलग है उन्हें आप विविध बालक की श्रेणी में रख सकते हैं। विविध को समझने के लिए आप विशिष्ट भी कह सकते हैं, आप विशिष्ट बालक भी कह सकते हैं, लेकिन विशिष्ट बालक थोड़ा व्यापक हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ अभी विविध समझिए और आपको पता है कि इसी विशिष्ट बालक की अवधारणा से जाके समावेशी शिक्षा का निर्माण हुआ है। उसको हम लोग 3 से 4 क्लास बाद जब हम लोग कवर करेंगे विशिष्ट बालक और जब कवरेंगे समावेशी शिक्षा तब और डीप में चलेंगे। पहले यहाँ सिर्फ और सिर्फ विविध बालक जानिए। तो विविध बालक वो होते हैं या फिर विशिष्ट बालक वो होते हैं जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, सामान्य बालकों से डिफरेंट होते हैं, उन्हें आप विविध बालक कह सकते हैं। इसलिए विविध बालकों की आवश्यकताएं सामान्य बालकों से अलग होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए ध्यान से समझिए, मान लीजिए कोई बालक ए है, कोई बालक बी है। अब ए वाला बालक तो बिल्कुल सामान्य है, बी वाला बालक बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, वो सुन नहीं पा रहा है। तो क्या करेंगे, जो बी वाला बालक है वो ए वाले बालक की तरह उसको नहीं शिक्षा देंगे, उसके लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। उसको एक तरीके से जो अध्यापक होंगे वो भी विशिष्ट होने चाहिए। कहने का मतलब है उनकी भी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो वो बी वाले बच्चों को अच्छा सिखा पाएंगे। तो यहाँ साफ साफ कहने का मतलब है कि इसलिए जो विविध बालकों की आवश्यकता होती है वो सामान्य बालकों से अलग होती है और अलग होनी भी चाहिए, ताकि वो चीजें अच्छे से सीख पाए। ठीक है, उनको अच्छा एक तरीके से माहौल प्रोवाइड किया जाए। जो विविध बालक हैं, इन बालकों की इनकी विशिष्टता के कारण सामान्य शिक्षण विधियां और शिक्षा व्यवस्था के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता, नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल सही बात है। अगर उनको भी एक तरीके से मान लो जो बालक एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो बालक सुन नहीं सकते, जो बालक एक तरीके से मान लीजिए जो बालक यहाँ पे सुन नहीं सकते, ठीक है, जो बालक मान लीजिए श्रवण बाधित है, उनको आप व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाओगे। बहुत प्यारी बात बोल रहा हूं, उन्हें अगर आप व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ा रहे हैं, जो बालक सुन नहीं पा रहे हैं उन्हें अगर आप व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर वो सुन ही नहीं पा रहे हैं और आप कुछ चीजें बता रहे हो तो कैसे सीख पाएंगे? उनको कुछ चीज दिखाइए, उनको कुछ तरीके प्रदर्शन विधि द्वारा पढ़ाइए और अन्य विधियों द्वारा पढ़ाइए, लेकिन भैया व्याख्यान विधि द्वारा ना पढ़ाइए। तो यही कहता है कि जो बच्चे विशिष्ट होते हैं और उनकी इसी विशिष्टता के कारण सामान्य शिक्षण विधियां या फिर सामान्य व्यवस्था के द्वारा उन्हें नहीं पढ़ाया जा सकता, इनके लिए विशेष शिक्षण विधियों और विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और इसी से जाके समावेशी शिक्षा का एक तरीके से फिर से विभाजन होता है और उसको पढ़ेंगे हम लोग समावेशी शिक्षा में। बिल्कुल, अगर कह रहे हैं ना, पहले ही बता दे, अगर एक बार जो ये क्लासेस बीएड की चल रही हैं, अगर एक बार आप लोग समावेशी शिक्षा को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिए, समावेशी शिक्षा को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिए, तो एक समझ के चलिए कि आप लोग अपने सीटेट के एग्जाम में कम से कम यहीं से 5 से 6 क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन यहीं से सही करेंगे। उसके साथ साथ जब आगामी तैयारी करेंगे, यानी अगर सीटेट क्वालिफाई करके आगे की तैयारी करने जाते, वहां भी समावेशी शिक्षा से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल समावेशी शिक्षा की आपका एक तरीके से फाउंडेशन तैयार हो रहा है, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। विविध आवश्यकता समझे क्या होता है, तो विविध आवश्यकता किसे पड़ती, तो आप कह सकते हो जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन्हें हम लोग डाइवर्स नीड की जरूरत पड़ती है, उन्हें विविध आवश्यकता की एक तरीके जरूरत पड़ती है और इसे ही विविध आवश्यकता कह सकते हैं। और वह विशेष आवश्यकता होते कौन से बालक हैं, तो जो बच्चे शारीरिक समस्याओं से या फिर संवेगात्मक तनाव से ग्रस्त हैं, उन्हें विशेष जरूरत वाले बच्चों की श्रेणी में जाना जाता है और उन्हें विशेष आवश्यकता भी उनको पड़ती है, उन्हें जरूरत होती है, और यही आपकी होती है विविध आवश्यकता। उम्मीद करते हैं बिल्कुल चीजों को समझेंगे। थोड़ी सी फर्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल समझने वाली, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे। अभी लास्ट में इसका मूल निष्कर्ष भी बता दूंगा। और ये भी जाने कि पहला जो बच्चों की एक विभिन्नता को जानने वाला, बच्चों की विविधता को जानने वाला एक तरीके कौन से बालक,
विशिष्ट हैं उनको जानने के लिए कि सबसे एक तरीके से फर्स्ट व्यक्ति कौन होता है, तो वो अध्यापक होता है, जो जानता है कि विशिष्ट बालक कौन है, और यही होता है एक अपना अध्यापक, एक अपना गुरु। तो उम्मीद करते इतना जानेंगे। और विविध बालक आपको बता ही दिए, विविध बालक कौन होते हैं, जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, यानी विशिष्ट बालक भी कह सकते हो कि जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं उसे आप विशिष्ट बालक कह सकते हैं। और इन्हीं बालकों की आवश्यकता को देखते हुए इनको सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। तो विशिष्ट बालक को भैया उनके लिए विशेष शिक्षण विधियां और विशेष शिक्षा की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। और इसी को बाद में जाके समावेशी शिक्षा का एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके से डिवीजन हो गया, एक तरीके से उसका बंटवारा हो गया, और फिर समावेशी शिक्षा के अंदर बच्चों को तरह तरह के पढ़ाने लगे। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये चीज लग रही है कि मैं यहीं पे थोड़ा सा समावेशी शिक्षा की अवधारणा आपको बता दूं, तब चीजें आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समावेशी शिक्षा को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँ, तो अब यहाँ पे मैं चीजें बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे विविध विविध को लेके। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। जब बात आती है समावेशी शिक्षा का ना, कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या होता है, सर समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो हम तो हमेशा यही पढ़ते हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सभी बच्चों को सभी बच्चों को एक जगह, सभी बच्चों को एक साथ कह सकते हैं, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, एक साथ पढ़ाया और बढ़ाया भी जाए, कह सकते हैं एक साथ पढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए ये तो कहेंगे सर सही है, आप बहुत अच्छी बात बोल दिए कि समावेशी शिक्षा का अवधारणा कॉन्सेप्ट ये होता है कि सभी बच्चों को एक साथ हम पढ़ा रहे हैं, तो हम कहेंगे वो समावेशी शिक्षा है। लेकिन जब मेरे भाई इसके जो थॉट है, यानी एक विचार है ना, और इस विचार पे जब इंप्लीमेंट किया गया, जब ये विचार व्यापक होता गया, तो ये पाया गया कि ये बताइए क्या क्या सभी बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाया जाए तो उनकी जो कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जा रही हैं। तो पाया गया कि नहीं, जो एक साथ तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पीछे छूट जा रहे हैं। और उन बच्चों में आए भैया दो प्रकार के बालक, एक बालक आए मंदबुद्धि के और एक बालक आए जो आए प्रतिभावान बालक। बिल्कुल समावेशी शिक्षा की यहाँ पे एक तरीके से उसकी पोल खोल के रख दिया, तो प्रतिभावान बालक। अब देखिए, सबसे पहले जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा होती है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा होती है आप इसे कह सकते हैं कि मूल अधिकार से। ठीक है, अब देखो आओ, अब एकदम चली जाते, अभी विविध को बाद में समझते, पहले से समझो मूल अधिकार। देखिए, शिक्षा का मूल अधिकार, आप ये बताओ कि जब बात आती है शिक्षा की, तो आप ये सुनते हैं कि भैया शिक्षा सबका अधिकार है, शिक्षा सभी को दिया जाना चाहिए। तो जब बात आती है शिक्षा सभी को दिया जाना चाहिए, तभी जाके एक शब्द सामने निकल के आता है जिसका नाम होता है समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये बताया जाता है कि सभी बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाया जाए, यही समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जब ये धीरे धीरे विचारधारा आगे बढ़ती गई और ये जो थॉट आगे बढ़ते गए, तो इसमें कुछ चीजें देखो, कहते हैं ना, जब कोई विचार आगे बढ़ते जाते समय काल के अनुसार, उसमें नए नए व्यक्ति जुड़ते जाते हैं और अपनी भावनाएं, अपने विचार जोड़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे ये विचार आगे बढ़ता गया कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, तो बाद में ये देखा गया, इसमें ये पाया गया कि कुछ ऐसे भी बालक हैं कि उनको एक साथ बैठा के पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन उनका जो प्रतिभा है, उनकी जो स्किल है, उसको दबाया जा रहा है। या फिर कुछ ऐसे बालक हैं जिनकी स्किल्स उभर के सामने आ ही नहीं पा रही है। जो अभी देखो, मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं और 10 लोग 10 पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, और सबको एक साथ बैठा के अगर आप पढ़ा रहे हैं, उसमें एक बालक है जो बहुत पढ़ने में तेज है, जो बहुत, यानी एक तरीके से वो प्रतिभावान बालक है, उन्हें आप कह सकते हो समाज की रीढ़ होते हैं, तो वो हो गए। और एक बालक है बिल्कुल मंद बुद्धि है, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल वो देख ही नहीं पाएगा, तो उसको एक साथ बैठा के पढ़ाओगे कभी? कहोगे नहीं सर जी, एक साथ बैठा के हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जो बिल्कुल ही मंदबुद्धि, एक तरीके से आप पागल कह सकते हैं, उन्हें कैसे बैठा के सभी बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं? और जो बिल्कुल ही 100% दृष्टिबाधित है, उसको कैसे एक साथ बैठा के पढ़ा सकते हैं? तो यही समावेशी शिक्षा का कट हो गया, ये समावेशी शिक्षा की अवधारणा यही कट हो गई, और बाद में तब यही दोनों को मिला के एक चीज निकल के आई जिसका नाम था भैया विशिष्ट बालक, जिसे एक शब्द यहाँ पे निकल के आया विशिष्ट बालक। अब उम्मीद करते समझ में आ गया कि विशिष्ट बालक की अवधारणा निकली कहां से, तो विशिष्ट बालक की अवधारणा निकली है समावेशी शिक्षा से। और समावेशी शिक्षा की क्यों निकली है? क्योंकि यहाँ ये जरूरत दिखाई पड़ी कि सभी बच्चों को एक साथ बैठा के नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि कुछ बालक विशिष्ट होते हैं, और विशिष्ट बालक में प्रतिभावान बालक, मंद बुद्धि बालक मुख्य रूप से आते हैं, एक तरीके से मूल बालक आते हैं, तो उनके लिए भी कुछ विशेष आवश्यकता करने की आवश्यकता पड़ी। फिर जाके यहाँ समावेशी शिक्षा का फिर एक तरीके से बंटवारा हुआ, और विशिष्ट बालकों के लिए अलग से स्कूल कक्षाएं बनाए गए,
और वहां उनको ब्रेल लिपि वगैरह से या फिर अधिक जो ट्रेंड टीचर है उनसे उनको पढ़वाया जाता है। अब उम्मीद करते समझ गए होंगे मेरे कहने का पूरा निष्कर्ष, पूरा तात्पर्य। अब आइए आगे चलते हैं। ये चीजें पता चल गया ना कि विशिष्ट बालक की आवश्यकता, विशिष्ट बालक निकलते कैसे हैं, और ये समावेशी शिक्षा का पार्ट ही है, तो इसको समझते रहना। अब उम्मीद करते हैं मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा, बस जो चीजें हैं उसके जड़ पे प्रहार करूं ताकि आप चीजें समझ जाएं कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। तो विशिष्ट बालक वो बालक होते हैं जो अन्य बालकों से अलग होते हैं, इनको विशेष शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है ताकि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाए। उम्मीद करते बिल्कुल अच्छे जाने होंगे। अध्यापक पहला व्यक्ति होता है जो बालक की विशिष्टता को पहचानता है क्योंकि वो क्लास में उनको पढ़ाता है, और उम्मीद करते जानेंगे। अब आइए विविध प्रकार की आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसके बाद आपकी टॉपिक छोटी सी प्यारी सी टॉपिक थी एंड हो जाएगी। टाइप्स ऑफ डाइवर्स नीड, यानी विविध प्रकार की आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं, तो इसे हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक तो यहाँ पे दो भाग बांट के पढ़ते हैं, एक तो सामान्य आवश्यकताएं जनरल नीड, और एक होते हैं आपके विशिष्ट आवश्यकताएं। अब आ जाइए थोड़ा सा इसको समझ जाते हैं कि सामान्य आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे मान लीजिए पेड क्लास में है वो तो ठीक है, वो थम के पढ़ेंगे, लेकिन जो बच्चे अभी नए हैं, जो बच्चे हमारी क्लास से नहीं जुड़े, जो चैनल से नहीं जुड़े, तो पहली बात तो द परफेक्ट स्टडी को जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके सीटेट की क्लास भी चलती रहती है। दूसरी बात, मैं हमेशा आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने पे जोर देता हूं ताकि आप चीजें, अभी आप बच्चे नहीं न हैं, अभी आप मेच्योर हो गए, तो यदि आपका अगर कॉन्सेप्ट डेवलप रहेगा तो चीजें तोड़ के अपने लैंग्वेज में लिख पाएंगे। तो अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि विविध प्रकार की आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं, तो हमेशा जब लिखना प्रारंभ किया करिए तो ऐसे लिखा करिए कि अगर पूछ दिया कि विविध प्रकार की आवश्यकताएं कौन होती है, हेडिंग डालिए और वहां पे लिखिए कि विविध बालकों की आवश्यकताओं को हम निम्न दो भागों में बांट सकते हैं। अगर मान लीजिए 4 भाग होते तो लिख सकते हैं विविध बालकों की आवश्यकताओं को हम निम्न 4 भागों में बांट सकते हैं। इस तरीके से टॉपिक की शुरुआत किया करिए अपने कॉपी में लिखते समय, ठीक है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा। तो इसको आपको पता है विविध प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं वो दो होती हैं, एक सामान्य आवश्यकताएं और एक विशिष्ट आवश्यकताएं। अब बात आती है सर थोड़ा थोड़ा बता दीजिए सामान्य आवश्यकताएं कौन सी होती हैं। हम कह सकते हैं भैया सामान्य आवश्यकताओं के बिना हम और आप जी ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं, कोई भैया इसको अन्यथा मत लेना। मैं आपको कपड़ा ना दूं, मैं आपको कपड़ा ना दूं, मैं आपको रहने के लिए घर ना दूं, मैं आपको रहने के लिए घर ना दूं, रहने के लिए कपड़ा ना दूं, पहनने के लिए कपड़ा ना दूं, तब भी आप रह सकते हैं। लेकिन मैं आपको अगर भोजन देना बंद कर दिया, मैं आपको अगर हवा देना बंद कर दिया, यानी ऑक्सीजन बंद हो गया, तो आप जी पाएंगे? तो जो सामान्य आवश्यकताएं होती से मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं। अगर सामान्य आवश्यकताएं अगर भूल रहे हैं तो बस इतना याद कर लिए कि सामान्य आवश्यकताओं के बिना हम जी ही नहीं सकते। और चाहे आप विशिष्ट हो चाहे सामान्य हो, अगर आपका पैर ठीक नहीं है, आपका पैर बिल्कुल विकलांग बालक के अंतर्गत आते हैं, आप नहीं आते, मान लीजिए भगवान की दुआ से या फिर भगवान की जो भी बनावटी उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए, मान लो उसकी वजह से अगर जो बालक एक तरीके से विकलांग है, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो तो भैया कपड़ा और विशिष्ट आवश्यकता के बिना रह लेंगे, लेकिन क्या वो भी बालक भोजन के बिना रह पाएंगे? तो सर जी नहीं रह पाएंगे। तो सामान्य आवश्यकताएं वो होती हैं जिसके बिना व्यक्ति रह ही नहीं पाएगा, और विशिष्ट आवश्यकताएं वो होती हैं जिसे हम अपने जीवन को थोड़ा सा और सुचारू रूप से चला पाए। जो विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं वो विशिष्ट बालकों के लिए होती हैं। तो उम्मीद करते हैं अब दोनों में डिफरेंट जान गए होंगे कि विशिष्ट आवश्यकता किसे पड़ती है, यानी सामान्य आवश्यकता की जरूरत किसे पड़ती है। तो आप कह सकते हो कि सर सामान्य आवश्यकता की जरूरत सामान्य बालक को, विशिष्ट बालक दोनों को पड़ती है, लेकिन जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट बालक की आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद करते समझेंगे। अब आइए थोड़ा थोड़ा और समझ लीजिए, यहाँ पे समझ जाएंगे कि सामान्य आवश्यकताएं जनरल नीड्स किसको जरूरत पड़ती है। तो सामान्य आवश्यकताएं जो होती हैं उन्हें मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं। मनुष्य के जीवित रहने के लिए इनका पूरा होना जरूरी है। अगर मैं आपको कपड़ा, आपको रहने के लिए घर मकान ना दूं तब भी रह लेंगे, कोई अच्छे से मतलब अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन ये बताइए अगर मैं आपको खाने के लिए भोजन दूं ही ना, पीने के लिए पानी दूं ही ना, श्वास लेने के लिए हवा दूं ही ना, तब रह पाएंगे? नहीं। तो सामान्य आवश्यकताएं वो होती हैं जिसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता, और सामान्य आवश्यकताओं के भी प्रकार होते हैं। जैसे आइए आप एक एक प्रकार को समझते हैं, उसके बाद विशिष्ट पे चलेंगे। सबसे पहले शारीरिक अवस्थाएं, शारीरिक आवश्यकताएं, यानी एक तरीके से आप ये समझिए जो आपकी सामान्य आवश्यकताएं उनके भी प्रकार होते हैं। सबसे फर्स्ट है शारीरिक आवश्यकताएं। देखिए बहुत ध्यान समझिए, मनुष्य की सभी मूलभूत आवश्यकताएं उसकी शारीरिक अवस्थाएं होती हैं। आप कह सकते हो सामान्य रूप से समझने के लिए कह सकते हो, अभी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी पढ़ेंगे, लेकिन समझने के लिए कह सकते हैं जो आपकी सामान्य आवश्यकताएं होती है ना,
जो आपकी सामान्य आवश्यकताएं होती हैं, ये क्या होती है भैया, इन्हें आप शारीरिक आवश्यकताएं कह सकते हैं। आप भोजन खाते हो अपने शरीर को सुदृढ़, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही तो। ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या करे, अपना आपका जो ब्लड है वो आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर पाए, इसके लिए तो जो 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 आपकी शारीरिक अवस्था आवश्यकताएं होती हैं, इसे मूलभूत आवश्यकताएं की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि आप समान आवश्यकताओं से क्या समझते हैं, तो अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि समान आवश्यकताएं वो होती हैं जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिनके बिना व्यक्ति जीवित रह ही नहीं सकता। ठीक है, और इसमें का पॉइंट हो गया शारीरिक आवश्यकताएं, और ये होता है भैया शारीरिक आवश्यकताओं को ही आप कह सकते हो मूलभूत आवश्यकताएं। जैसे आप कह सकते हो भोजन की आवश्यकता सभी व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो विशिष्ट हो, चाहे सामान्य हो, चाहे जैसा भी प्राणी हो, सबको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। स्वस्थ रहने की आवश्यकता, दवा दुआ की आवश्यकता पड़ती है। दुआ की तो यहाँ बात नहीं कर सकते, पर हाँ दवा की आवश्यकता जरूर पड़ती है। और कहते हैं ना कि वर्तमान का भगवान कौन, तो हम कह सकते हैं डॉक्टर और मास्टर, दो ही वर्तमान के भगवान है, डॉक्टर और मास्टर। इनके बिना आपका समाज चल ही नहीं पाएगा, ऐसा मेरा थॉट है। बाकी सभी सिर्फ कोई कोई इसकी विचारधारा से भिन्न भी हो सकते हैं, और सबकी विचारधारा का मैं सम्मान करता हूं। ठीक है, तो जो आपको स्वस्थ रहने की आवश्यकता भी पड़ती है, आपको एक तरीके से दवा की आवश्यकता पड़ती है, आपको जीवन यापन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो यानी जो जीवन को जीने की जिनकी आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें आप कह सकते हो कि सर वो होती हैं समान आवश्यकताएं। समान आवश्यकताएं वो होती हैं समान आवश्यकताएं। बताइए बॉस इतना समझे कि नहीं समझे? अगर एक बार टॉपिक समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि हाँ सर जी इतनी समझ में आ गई। चलिए एक बार कमेंट करिए सभी के सभी बच्चे, ठीक है, और परेशान मत होइए। इसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे जो कि क्लास में इनरोल हो जाइएगा। देखिए बेहतर शिक्षा दी जा रही है तो ठीक है, और बिल्कुल नॉर्मल सी फीस में, तो आप उसमें इनरोल हो जाइए और बेहतर शिक्षा का एक तरीके से लाभ उठाइए। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप इनरोल हो जाइएगा। बताइए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी चीजें और भी बेहतर चलेंगी। अभी टॉपिक से आप फर्स्ट टाइम रूबरू हो रहे हैं ना, अभी इसके बाद बिल्कुल हम लोग और जड़ पे प्रहार करेंगे। विविध को मिला के ही विशिष्ट समावेशी शिक्षा का निर्माण होता है। कहने का मतलब है पूरे आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वो है विशिष्ट। वो है विशिष्ट, और विशिष्ट को समझने के लिए आप कह सकते हैं विभिन्न, आप कह सकते हैं विभिन्न, या फिर डिफरेंट, या फिर डिफरेंट, ठीक है, या फिर मिसलीनियस, जो बालक भिन्न हो। इसको समझाएंगे, पहले अभी टॉपिक पे ध्यान देते हैं वरना आप कंफ्यूज होंगे। तो बताइए जो आपको पता चला सामान्य बालक कौन से होते हैं? तो सामान्य आवश्यकताएं जीवन जीने के लिए सबको आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप भोजन पानी की आवश्यकताएं, भोजन पानी की आवश्यकताएं, स्वस्थ रहने की आवश्यकताएं, उपयुक्त विश्राम की आवश्यकताएं। अगर आपको 4-5 दिन में सोने ही ना दूं तो बिल्कुल पागल से हो जाएंगे। अगर मैं कहूंगा हेलो तो आपको सुनाएगा हेलो हेलो, ऐसे, ताकि आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो उपयुक्त विश्राम की आवश्यकता भी होती है, उपयुक्त कार्य और उपयुक्त नींद की आवश्यकता है। तो विश्राम और नींद यानी आपको आराम भी दिया जाए और साथ में साथ आपको निद्रा, आपको सोने का भी चांस दिया जाए, आपको रेस्ट करने का भी मौका दिया जाए। और ये सब मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो शारीरिक अवस्थाओं के अंतर्गत इतने प्रकार होते हैं मेरे भाई, तो इन पॉइंटों को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। समान आवश्यकताओं में हम लोग क्या किसको मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समझते हैं। देखिए बहुत ध्यान समझिए, इसके बिना मनोवैज्ञानिक के बिना तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के बिना व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन अपने जीवन पे थोड़ा उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो ये भी आपकी एक तरीके से आप कह सकते हो ये सामान्य आवश्यकताओं के अंतर्गत ये भी आएगा। देखो मनुष्य अपने आप और वातावरण के साथ समायोजन, ठीक है, यहाँ पियाजे जी को पढ़ोगे तो बिल्कुल समायोजन शब्द आएगा। ठीक है, पियाजे जी को समायोजन बिल्कुल प्यारा सा शब्द है। समायोजन मनुष्य की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं, यानी वो अपने वातावरण, अपने जो भी चारों तरफ पास पड़ोस है, इन्वायरमेंट कह सकते हैं, उनके साथ समायोजन करना भी उसकी एक तरीके से प्रारंभिक नीड है। एक तरीके से उनकी आप कह सकते हो कि एक तरीके से प्राइमरी नीड है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी समान आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे इसे कह सकते हैं प्यार व सहानुभूति की आवश्यकता है। बताइए दुनिया का कोई भी प्राणी ऐसा हो जिसको भैया यहाँ पे कि प्यार और सहानुभूति की आवश्यकता ना हो? बिल्कुल। जैसे आप रोड पे जा रहे हो और अचानक गिर गए और पीछे से 4 लोग हंसने लगे, हा 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 हंसने लगे, तो आप बिल्कुल उदास हो जाओगे, कहोगे कहाँ से ये मूर्ख आ गए हमारे पीछे। तो यही चीज है। अगर वहीं पे जैसे आप गिरे और लोग 2-4 लोग कहने लगे अरे बाबू कोई बात नहीं, अरे बच्ची चलो चलो कोई बात नहीं, गिर गई, उठ जाओ चलो 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 कोई बात नहीं, ये सब गिरते रहते हैं। तो सहानुभूति और प्यार की आवश्यकता, अभी आप जन्म लिए, मम्मी पापा अगर आपको प्यार नहीं कर रहे तो ये अच्छी बात नहीं। तो प्यार और सहानुभूति दोनों की आवश्यकता होती है और ये सामान्य आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है। और अगला बड़ा प्यारा शब्द है
स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण की आवश्यकता। आप देखो यही होता है ना, आज हम लोग क्यों स्त्री शिक्षा की बात कर रहे हैं या फिर हम प्रौढ़ शिक्षा की बात क्यों कर रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा जब आप कभी पढ़ोगे या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड में पढ़े भी रहे होंगे तो पता चलता है कि अगर प्रौढ़ों को हम शिक्षित ना करें, जो लोग शुरू में शिक्षा से वंचित रह गए, अगर उन्हें हम शिक्षा से रूबरू ना कराएं तो वो स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण का, एक तरीके से शांत वातावरण का निर्माण हो ही नहीं सकता। अगर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आप शिक्षित करेंगे तभी वो एक दूसरे का सम्मान कर पाएंगे। तो एक तरीके से जो भी आपका इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो, ये भी आपकी सामान्य आवश्यकताओं के अंतर्गत आएगा और ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद स्वाभिमान, आत्मसम्मान की आवश्यकता है। हम सभी को हमारे स्वाभिमान, हमारे आत्मसम्मान की एक तरीके से जरूरत रहती है, एक तरीके से आवश्यकता रहती है। तो ये भी, इसकी भी एक तरीके से आवश्यकता हो जाती है, सामान्य आवश्यकता। इसके बिना जीवन यापन कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाते, तो इसकी भी एक तरीके से हम कह सकते हैं ये सब सामान्य आवश्यकताएं हैं। ठीक है, जीवन जीने के लिए जरूरी है, बेहतर जीवन जीने के लिए। आत्मनिर्भरता की आवश्यकता, सभी लोग सेल्फ डिपेंड बने, तो इसकी भी आवश्यकता होती है। सामान्य आवश्यकता में उम्मीद करते हैं समझेंगे। उसके क्षमता विकसित की आवश्यकता, ये भी आप समझते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए आपके पास पावर, आपके पास स्ट्रेंथ होना चाहिए, कार्य को करने के लिए स्किल और क्षमता दोनों होना चाहिए। तो ये सब सामान्य आवश्यकताओं के अंतर्गत आएंगे। अब अगला सामाजिक आवश्यकताएं समझ लीजिए। सामाजिक आवश्यकताएं वो होती है जो अपने समाज से आप रिलेशन बिल्ड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, जो मनुष्य, जो इंसान है वो सामाजिक प्राणी है। उसको समाज में कौन सी घटनाएं हो रही हैं उससे उसको मतलब है। लेकिन यहीं पे अगर आप देखेंगे कोई एक जानवर है तो आप उसके सामने, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपका कुछ भी, आपके घर फंक्शन हो, डीजे उजे बजा के नाच रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बगल वाला अगर कोई है तो उसको बिल्कुल फर्क पड़ता है, कान लगा के सुनता रहेगा कि घर में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, समाज की घटनाएं उसको प्रभावित करती है, उसको प्रेरित भी करती हैं। तो इस तरीके से ये तो जीवन जीने के लिए भी आवश्यकताएं हैं और ये भी एक तरीके से मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत आएगा, यानी सामान्य आवश्यकताओं के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कि सामाजिक सहयोग की आवश्यकता। अगर आप समाज में रह रहे हैं तो समाज से उम्मीद भी करते हैं कि वो आपको सहयोग करे और आप भी समाज को सहयोग करें, और ये सब चीजें आपकी सामान्य आवश्यकताओं के अंतर्गत आएंगी। ये सब चीजें आपकी सामान्य आवश्यकताओं के अंतर्गत आएंगी कि सामाजिक सहयोग की आवश्यकता है। उसके बाद सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता है। कुछ बच्चे यहाँ अनुमोदन देख के कंफ्यूज होंगे, तो अनुमोदन को आप कह सकते हो अप्रूवल। क्या कह सकते हो? अप्रूवल। यानी एक तरीके से आप किसी चीज को सहमति देना, यानी समाज सहमति देना। जैसे आप कह दिए कि देखो, कोई मान लीजिए कोई आम का पेड़ है और आप समाज में जाके कह रहे हो भैया ये बरगद है, बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं देंगे। लेकिन अगर 10 लोग बरगद के पेड़ को आम कह रहे हैं, लेकिन आप गए और आप कह रहे हो नहीं भैया ये आम है, बरगद नहीं है, तो यानी समाज आपकी बातों को अगर अप्रूवल दे रहा है, मान्यता दे रहा है, आपके विचार को एक तरीके से सम्मान कर रहा है, तो भैया ये भी जरूरी है। और ये भी आपके मूलभूत आवश्यकताओं में होना चाहिए, सामान्य आवश्यकताओं में होना चाहिए कि जो समाज है वो आपकी मान्यताओं को एक तरीके से अप्रूव करे, मान्यताओं को स्वीकृति दे, और आप भी जो समाज की मान्यताएं हैं उनको आप भी अनुमोदन करें, उनको भी माने। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अनुमोदन का अर्थ होता है अप्रूवल, और भी इसके अर्थ होते हैं। तो यहाँ समझने के लिए अप्रूवल कह सकते हो, किसी को स्वीकृति देना, किसी को एक तरीके से मान्यता देना कि हाँ जो चीजें आप बता रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, चलिए पहचान की आवश्यकता है, ये हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता पड़ती है। आप समाज में अगर कहीं जाते हैं, कई शादी विवाह में जाते हैं, तो आपको क्या सोचते हैं कि हमारी पहचान हो, एक तरीके से लोग हमें पहचाने, लोग हमसे बोले, लोग हमसे बातचीत करें। तो पहचान की भी आवश्यकता हर व्यक्ति को पड़ती है। आत्मविश्वास की आवश्यकता, ये तो भैया समाज से मिलती है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो समाज आपको शाबाशी देगा। अच्छा, ये जो अप्रूवल है ना, इसको आप शाबाशी भी कह सकते हो कि समाज आपको शाबाशी दे, इसलिए भी आप कोई कार्य करते हैं। और यहाँ भी समझ सकते हैं, आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, अगर समाज से, आपके परिवार से, आपके माता पिता से आपको शाबाशी मिल गई, एक तरीके से आपको आपके जो व्यवहार है उनको एक स्वीकृति मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? आप उन चीजों को बार बार रिपीट करेंगे, और इसे कह सकते हैं रीइंफोर्समेंट भी कह सकते हैं। एक तरीके से कोई भी चीज करने जा रहा है, उनको यदि उसका आपको फीडबैक अच्छा मिल रहा है तो चीजें और करेंगे। और वो चीजें मिलती हैं कैसे? आपको फीडबैक मिलेगा कहां से? समाज से। तो ये भी आपकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे समझेंगे। नोट पॉइंट सबका निष्कर्ष यहाँ पे आ गया है कि उपयुक्त सभी आवश्यकताएं, यानी जितनी भी आप लोग मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं पढ़ लिए, शारीरिक अवस्थाएं पढ़ लिए और सामाजिक आवश्यकताएं पढ़ लिए, सभी जो होते हैं भैया वो सामान्य और विविध को ही आप कह सकते हैं विशिष्ट। तो सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालकों के लिए होती हैं जो सामान्य आवश्यकताएं होती हैं, और इन्हें ही हम मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं। व्यक्ति इसके बिना जीवित नहीं रह सकता। उम्मीद करते हैं हमारी बात को खूब अच्छे से समझेंगे। अब थोड़ा सा अगले पॉइंट को, विशिष्ट आवश्यकताओं को समझ लीजिए। अभी हम लोग पढ़ रहे थे सामान्य आवश्यकताओं को,
अभी हम लोग पढ़े सामान्य आवश्यकताओं में, और सामान्य आवश्यकताओं के जितने भी पार्ट्स हैं उनको मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा विशिष्ट आवश्यकताएं समझिए, स्पेसिफिक नीड कौन सी होती हैं इनको समझ लीजिए। जैसे विशिष्ट आवश्यकताओं में विशिष्ट आवश्यकताएं, जो बालक सामान्य बालकों से अलग होते हैं उन्हें विशिष्ट आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। और भैया विशिष्ट आवश्यकता के प्रकार कितने हो सकते हैं, या फिर इसके जो निम्न एक तरीके से आप प्रकार ही कह सकते हैं कि कितने होते हैं। सबसे पहले विशिष्ट संसाधनों की आवश्यकता। अब जो बालक विशिष्ट है तो भैया उसको या तो उसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही होगी, या फिर उसे देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, या फिर उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, या फिर उसे श्रवण करने में, या फिर दृश्य करने में, या फिर चलने में प्रॉब्लम होगी। तो आप उनको ऐसी कुछ आवश्यकताएं, उनको ऐसा कुछ साधन प्रोवाइड करो जिससे वो आसानी से सुन भी पाए, आसानी से देख भी पाए, चल भी पाए। जैसे अगर कोई मान लो दृष्टिबाधित है तो उसके लिए आप ब्रेल लिपि का प्रयोग करें, ठीक है, उसके लिए कोई अन्य लिपि का प्रयोग करें जो उसको एक तरीके से उसके क्या करें, महसूस करके चीजें सीख पाए। जो श्रवण बाधित है उनके लिए कोई एक श्रवण यंत्र लगाइए। कोई अब तो अलग अलग कान के यंत्र भी आने लगे जिससे कोई बालक अगर आंशिक श्रवण है तो वो चीजों को आसानी से सीख पाएगा। हाँ, यहाँ पे एक शब्द आता है जो भैया पूर्ण। अगर कोई बालक देखने में बिल्कुल पूर्ण रूप से बाधित है तब यहाँ पे उसके लिए भैया ये आवश्यकताएं नहीं उपयुक्त होंगी, उनके लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन जो बालक मान लीजिए 10%, 20%, 30%, 40%, यहाँ तक कि 60-70% भी वो बाधित हैं, एक ग्रसित है वो की एक विशिष्टता से, तो उनको सामान्य बालकों के साथ बैठा के पढ़ा सकते हैं। और उनके लिए श्रवण बाधित अगर कोई है, मान लो 90% कोई श्रवण बाधित है, उनके लिए श्रवण यंत्र ऐसा लगाओ ताकि वो सामान्य बालकों की तरह सुन पाए, तब आप सामान्य कक्षाओं में उन्हें बैठा के पढ़ा सकते हैं। तो विशिष्ट आवश्यकताएं वो होती हैं जो बालकों को सामान्य बालकों से अन्य आवश्यकताएं पड़े, ठीक है। तो उन बालकों को, उन आवश्यकताओं को आप विशिष्ट आवश्यकताएं कह सकते हैं। और ये विशिष्ट आवश्यकताओं में फर्स्ट है आपकी विशिष्ट साधनों की आवश्यकताएं। यानी कि देखिए आप ये चीज समझने का प्रयास करिए कि विशिष्ट साधन, जैसे जो बालक सुनने में अगर अच्छे से नहीं सुन पा रहे तो उनके लिए आप श्रवण यंत्र का उपयोग कर लो। जो बालक देखने में एक तरीके से अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए आप कोई अलग से लिपि का प्रयोग करो ताकि वो महसूस करके भी सीख पाए। और जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है उन्हें मोटी मोटी छापी पुस्तकों का प्रयोग किया जाए। यानी जो बालक थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए देख पा रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं देख पा रहे हैं, तो जो भी अच्छा लिखा रह जाए वो ऐसे लिखा जाना चाहिए। जैसे अभी आप कह सकते हैं ये ऐसे लिखा जाना चाहिए, मैं आपको दिखाऊं। जैसे अगर मैं अपना अपना मान लो जो कोई एक नाम लिख रहा हूं, ये मान लो यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूं आकाश, तो क्या होना चाहिए, और ये यहाँ पे होना चाहिए भैया विशिष्ट, ठीक है। तो ऐसे मोटे मोटे अक्षरों पे लिखे ताकि वो चीजें सीख पाए। तो ये आंशिक विशिष्ट बालक अगर है, आंशिक दृष्टि से वो चीजें नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको ऐसे शब्द का एक तरीके से लिखिए जो मोटे हो, ठीक है, जो एक तरीके से मोटे हो। तो आप कह सकते हो कि ये चीजें भैया आपके लिए विशिष्ट बालकों के लिए आप इसका मुहैया करा रहे हो, इसके संसाधन का आप उपयोग कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ रहे होंगे। अब थोड़ा सा आप समझ गए कि जो आपका विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं वो किसकी, जो बालक विशिष्ट होते हैं। और विशिष्ट आवश्यकताओं में फर्स्ट आवश्यकता है विशिष्ट संसाधन की आवश्यकता। इसमें जो भी बालक आंशिक रूप से बाधित है, विशिष्ट है, उनके लिए आप कुछ अन्य संसाधन का उपयोग करें जो बालक आसानी से सीख पाए। अब इसी के अंतर्गत आता है आर्थिक सहायता। देखिए आर्थिक सहायता में हम ये नहीं कह रहे कि इसमें विशिष्ट सहायता, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे माँ बाप हैं, बहुत से ऐसे माता पिता हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अब किसी कारणवश वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई है, यानी वो एक तरीके से गरीब रह चुके हैं, गरीब है माता पिता। तो उनको कुछ एनजीओ वगैरह हो गई, कुछ आपको सरकार द्वारा भी कुछ एक तरीके से फंड रिलीज किए जाते हैं कि उनको मुख्य धारा से जोड़ पाए। तो ये भी क्या होते, विशिष्ट आवश्यकता इनको भी होती जो गरीब परिवार होते, ताकि इनके भी बच्चे आसानी से पढ़ पाए। और इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह का एक तरीके से सुविधा प्रोवाइड की जाती है और उसमें भोजन वगैरह भी दिया जाता है ताकि चीजें और बेहतर आप सीख पाए। और ये आर्थिक सहायता की आवश्यकता भी पड़ती है। अब आर्थिक सहायता की आवश्यकता किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं ना पड़ेगी जो सर्वगुण संपन्न हो या फिर सर्व चीजों से संपन्न हो, नहीं। आर्थिक आवश्यकता उन्हीं को पड़ेगी जो भैया एक तरीके से गरीब है या फिर पिछड़े तबके से आ रहे हैं, उनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और उम्मीद करते हैं ये विशिष्ट आवश्यकता के अंतर्गत ये भी आता है। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। जो बच्चे चीजों को समझ रहे हैं खूब अच्छे समझ लेना, पूछेगा विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रकार को बताइए। तो यहाँ पे जितने भी मैं प्रकार बताया कि विशिष्ट संसाधन मुहैया कराना, विशिष्ट सहायता की आवश्यकता और शिक्षा में समानता की आवश्यकता, आपको पता है। देखो ध्यान समझना, जो बालक दृष्टिबाधित है, आंशिक दृष्टिबाधित है, पूर्ण रूप से एक तरीके दृष्टिबाधित है, उनको लिए शिक्षा में समानता, यानी अब ये बताइए कोई बालक एक तरीके से पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, ठीक है, पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, और एक बालक जो है कि वो सामान्य बालक है, दोनों को एक साथ बैठा के पढ़ाएंगे। आप तो कहोगे सर जी समावेशी शिक्षा होती सबको एक साथ बैठा के पढ़ाना, क्या दोनों को एक साथ बैठा के पढ़ाना उचित है?
उसको आप समानता दे रहे हैं? कहोगे सर जी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा और एक बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, तो कैसे एक साथ बैठा के पढ़ा सकते हैं? तो शिक्षा की समानता का आवश्यकता ये हो गई कि जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है उसके लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसके लिए विशिष्ट अध्यापक की आवश्यकता प्रबंधन किया जाए। और जो सामान्य बालक है इनको तो भैया आसानी से कोई भी जो ट्रेंड अध्यापक है वो तो पढ़ा ही लेगा। तो यही होता है कि शिक्षा की समानता का अवसर कि सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए शिक्षा का अरेंज किया जाए, शिक्षा का एक तरीके से संचालन किया जाए। यही होता है शिक्षा में समानता का अवसर। इसे नोट पॉइंट में भी समझ लीजिए, कुछ पॉइंट है यहाँ पे आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। देखो ध्यान समझना, शिक्षा में समानता के अवसर की आवश्यकताएं शारीरिक मानसिक रूप से बाधित बच्चों को भी शिक्षा की समान आवश्यकताओं की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो बालक शारीरिक मानसिक रूप से बाधित है उन्हें भी शिक्षा की समान आवश्यकता पड़ती है, शिक्षा की समान अवसरों की आवश्यकता पड़ती है। उनको भी ऐसे अवसर मुहैया कराएं ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ पाए। अब यहाँ पे जो पॉइंट हाईलाइट करके लिखे इसे समझ लीजिए, पूरा आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया जाए, यदि आवश्यक हो तो विशिष्ट बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा संस्थानों का प्रबंधन किया जाए। आप सभी बंधु भाई बहन दोस्त यार मित्र सभी छात्र छात्राएं से रिक्वेस्ट है कि इसको कहीं नोट करें, नोट करके लिख लीजिए या फिर अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी के सभी 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए कि विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया जाए। ये बात बोलती आपकी समावेशी शिक्षा। लेकिन यदि अगर आवश्यक को समझ सकते हैं पूर्ण रूप से अगर कोई बालक विशिष्ट है, पूर्ण रूप से कोई बालक दृष्टिहीन है, पूर्ण रूप से बालक कोई श्रवणहीन है, सुन ही नहीं पाता, तो उसके लिए भैया विशिष्ट शिक्षण संसाधनों का प्रबंधन किया जाए। और यही होता है आज के समय में समावेशी शिक्षा की यही अवधारणाएं भी हैं। और इसको जब आपको नोट मिलेगा, नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा तो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी कि यही होता है विशिष्ट शिक्षा की मूल अवधारणाएं यही है कि जो बालक अगर ज्यादा विशिष्ट है तो उनके लिए विशिष्ट शिक्षण संसाधनों की आवश्यकता पड़े। और यही तभी जाके आप कह सकते हो कि सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर के द्वार खुल गए हैं। शिक्षा के समान अवसर के द्वार तभी खुलेंगे जो बालक पूर्ण रूप से विशिष्ट है, उनके लिए विशिष्ट शिक्षण संसाधनों का व्यवस्था की जाए। जो बालक एक तरीके से सामान्य बालकों के साथ पढ़ने के लिए सक्षम है तो उनके लिए भी सामान्य शिक्षण कक्षाओं का प्रयोग किया जाए, संचालन किया जाए। उम्मीद करते शिक्षण में समान आवश्यकताओं को आप समझ गए होंगे कि शिक्षा में समान आवश्यकताओं की जरूरत किसे पड़ती है और कैसे पड़ती है। अब सबसे फर्स्ट इसके अंदर आप जानने की आवश्यकता, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही समझने की बात है कि आप अभी पढ़ रहे हो शिक्षा में समानता की आवश्यकता। तो सबसे पहले ये जानिए कि भैया कौन से बालक को किसकी आवश्यकता है। किसी बालक को ज्यादा नीड की आवश्यकता है और ये काम कर सकता है आपका अध्यापक साहब। और ये आपके क वाला पोर्शन आएगा आपके शिक्षा में समानता की आवश्यकता के अंतर्गत। और इसमें सबसे पहले आप एक तरीके से जानने के लिए इच्छुक हो अध्यापक कि कौन से बालक को चीजें ज्यादा चाहिए या फिर कौन से बालक को विशिष्ट आवश्यकता चाहिए। ठीक है, तो जानने की आवश्यकता फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समाज में समायोजन की आवश्यकता। अब आपको पता है शिक्षा में समानता का अवसर तभी आप ला सकते हैं जब बालक जो होते हैं वो समाज में समायोजन करना सीख जाएं। यानी बालक आसानी से समायोजन का हिस्सा नहीं बन पाते, ये हम सब जानते हैं, चाहे वो प्रतिभावान हो चाहे वो मानसिक मंदित बालक हो, दोनों। या समाज में भैया वो सामाजिक समस्याएं होती हैं, समायोजन करने में सामाजिक समस्याएं होती हैं, तो अतः समाज द्वारा उन्हें स्वीकार किया जाना भी आवश्यक है। आप सभी को पता है कि शिक्षा के समान अवसर तभी खुल पाएंगे जब सभी प्रकार के बालक, चाहे वो मानसिक मंदित हो चाहे वो प्रतिभावान बालक हो, उन सभी को समाज में उनको घुलना मिलना, समाज में रहना आप उनको संचालन करने लगे, तब कह सकते हैं कि वह व्यक्ति एक तरीके सामाजिक प्राणी हो गया। और उसे कह सकते हैं कि शिक्षा के समान द्वार भी खुल गए। और ये भैया समाज के द्वारा स्वीकृत किया जाना भी जरूरी है, चाहे वो प्रतिभावान हो चाहे मानसिक बंधित हो। उम्मीद करते ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में नहीं भी आई होगी, तो इसे मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ फिर से एक बार। देखिए शिक्षा में जब बात आती है शिक्षा में समानता की आवश्यकताएं, तो शिक्षा में जब समानता की आवश्यकता की बात आती है तो यहाँ पे एक आते हैं भैया आपके सामान्य बालक और यहाँ पे एक आते हैं आपके प्रतिभावान बालक। ये यहाँ पे आते हैं प्रतिभावान बालक और यहाँ पे थर्ड वाले, ये फर्स्ट कह सकते हैं, ये सेकंड कह सकते हैं, ये थर्ड आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि ये कोई मान लीजिए मंद बुद्धि बालक आप कह सकते हैं, मंद बुद्धि बालक। ठीक है, मंद बुद्धि बालक आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये बताइए शिक्षा में समानता की आवश्यकता है, तो अब ठीक है जो प्रतिभावान बालक है जो मंद बुद्धि बालक है सबको सामान्य बालक के साथ बैठा के पढ़ा रहे हैं,
तो अच्छी बात तो है, हम इसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन जो बालक ज्यादा मंदबुद्धि हैं, एक तरीके से वो सामान्य बालकों के साथ सीख ही नहीं सकते, तब क्या उनके लिए आप विशिष्ट कोई प्रबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे? कहेंगे सर जी करेंगे, हम उनके लिए अलग से कक्षाएं चलाएंगे, तब जाके शिक्षा में समानता की आवश्यकताएं पूर्ति होगा। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे। आप थोड़ा सा अगले पॉइंट को समझिए, जानने की आवश्यकताएं। तो आप अगर तभी तक तो शिक्षा में आवश्यकताओं को एक तरीके से फुलफिल कर पाएंगे जब जाने कि किस बालक को कौन सी आवश्यकताएं हैं। उसके बाद समाज में समायोजन की आवश्यकता है, ये भी जरूरी होता है। बालक समाज का आसानी से हिस्सा नहीं बन पाता, हम सब जानते हैं। तो उनको इस प्रकार का इन्वायरमेंट, चाहे आपका समाज हो गया, चाहे आपका विद्यालय हो गया, चाहे आपके पास पड़ोस, चाहे आपका घर हो गया, तो इस प्रकार का उनका इन्वायरमेंट तैयार करो ताकि बालक उसमें सीख पाए, उस बालक उसमें समझ पाए। तो ये होता है कि समाज में समायोजन की आवश्यकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है और ग पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने दिमाग में कहीं घर कर लेना। शिक्षा में समान अवसर, इसको कि उचित शिक्षा प्रबंधन की आवश्यकता है और उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। देखिए, आपको पता है जो बालक किसी कारणवश पिछड़े रह गए हैं, शिक्षा में समानता की आवश्यकता है। जो बालक किसी कारणवश वो भैया पिछड़े रह गए, उनको उचित शिक्षा प्रबंधन की उसको जरूरत होती है। उनको एक तरीके से मुख्य धारा से, शिक्षा की मुख्य धारा से सामान्य बच्चों के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो उनको विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें समाज द्वारा भी, आपके परिवार द्वारा भी, आपके स्कूल, आपके विद्यालय, आपके अध्यापक द्वारा भी उचित शिक्षा की एक तरीके से प्रबंधन कराया जाए, उसको सहानुभूति दी जाए, ताकि वो समाज की मुख्य धारा से, शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ पाए। तो ये भी मेरे भाई एक तरीके से विशिष्ट शिक्षा के विशिष्ट आवश्यकता के अंतर्गत आता है कि उचित शिक्षा प्रबंधन की आवश्यकता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बालक किसी कारणवश पिछड़े रह गए हैं, चाहे वो पारिवारिक कारणवश या फिर वो सामाजिक कारणवश या फिर वो व्यक्तिगत कारण भी, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उचित शिक्षा प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता को समझिए। देखिए, विशिष्ट बालकों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। होंगे सर जी से हाईलाइट क्यों किए हैं, इसलिए हाईलाइट के समझाते हैं। देखिए, जो अभी अभी आप कंफ्यूज मत होना, जो उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है ना, उसी से रिलेट करते हुए ये है, ठीक है, कि क्यों किसी बालक को उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए कोई एक बालक है, वो पैर से बिल्कुल चल नहीं पा रहा, वो विकलांग है, ठीक है। पैर से वो चलने में, मेरी बात ध्यान समझना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। पैर से चलने में वो असमर्थ है, ठीक है, वो असमर्थ है। आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, वो पैर से बिल्कुल चल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे भैया, उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके साथ के जो उसके साथ के स्टूडेंट है ना, वो उसका मजा उड़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे तरह तरह के शब्दों से उसको बोलेंगे। एक तरीके से अगर वो आ रहा है ना, तो उसको देख के हट जाएंगे या फिर उसको हंसने लगेंगे। तो जो विशिष्ट बालक होते हैं ना, वो बहुत सी विशिष्ट बालक में एक तरीके से हम विकलांग बालक की बात कर रहे हैं। आप क्लास में भी देखते होंगे, जो बालक विकलांग है उनमें बहुत से ऐसे अध्यापक होते हैं, वो बहुत ज्यादा उनपे ध्यान देते ही नहीं है। और ये इस कारण होता है ताकि उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली है। लेकिन अब यहाँ पे आप अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है और आपको ये बता दिया गया है, मैं आपको बता दिया कि जो विशिष्ट बालक होते हैं बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे उचित निर्देशन और मार्गदर्शन प्रदान किया जाना बहुत ही आवश्यक है। तो जब आप किसी क्लास में पढ़ाने जाएंगे, आपके सामने कोई बालक विकलांग दिखा, तो आप उसको सहानुभूति देंगे, आप उसे अनुमोदन देंगे, उसे आप चीजों को बताएंगे कि बालक, बच्चे आप बहुत अच्छे हो, आप पढ़ सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो एक तरीके से आप तभी कर सकते हो ना जब आपको ट्रेनिंग दी गई हो। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि बीएड में लोग नाम लिखा रहे हैं और नाम लिखा के कभी पढ़ नहीं रहे, सेव सीरीज पढ़ के पास हो जा रहे हैं और कभी भी वो जीवन में बीएड का अर्थ समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये काम तो मान लो अगर द परफेक्ट स्टडी कर रहा है कि जो इसके साथ जुड़े हैं उनको बिल्कुल बीएड का मतलब बता दिया। और यकीन मानिए कि जितना आप क्लास में बीएड का मतलब नहीं समझ पाते, उतना द परफेक्ट स्टडी आपको मतलब समझा दिया है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि हाँ सर, आप बहुत, ये जो बीएड है, अगर आप अच्छा करने का मतलब हमको एक्टिव रखे पूरे साल कि हाँ बीएड क्या होता है, बीएड में कौन सी सब्जेक्ट्स होती हैं और कैसे पढ़ा जाता है, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, अधिगम लर्निंग, सब चीजें आप यहाँ पे बताई गई हैं। तो बताइए हमारी बात से सहमत है कि नहीं है। तो अभी इस पॉइंट से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जो विशिष्ट बालक होते हैं उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई मान लो किसी रोग बस कोई बच्ची या फिर कोई बहन, कोई बेटी या फिर कोई स्टूडेंट, कोई बालक, कोई भाई बहुत ज्यादा, मान लो उसका फैट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मोटा है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्लास में। यहाँ तक कि अध्यापक भी कभी कभी मजाक उड़ाते हैं, अरे मोटे इधर आ, अरे मोटे उधर जा। ये बिल्कुल गलत है। और इसी के कारण जो विशिष्ट बालक होते हैं वो तरह तरह की समस्याओं का सामना करते हैं और मेरे भाई तब उनको जाके जरूरत पड़ती है उचित मार्गदर्शन और निर्देशन की आवश्यकता, ताकि वो समाज में चल रही जो रूढ़िबद्ध भावनाएं हैं उनसे एक तरीके से उनको काटा जा सके। और आप तभी ये चीजों को काट सकते हैं
जब बालकों को आप समझना प्रारंभ कर दें, और इसीलिए हम लोग विविध विविध को पढ़े हैं, यानी विविध आवश्यकता क्या होती है, आप विविध आवश्यकता क्या होती है, विविध आवश्यकता क्या होती है, इसको इसीलिए आप पढ़े हो ताकि बच्चों को समझना प्रारंभ कर दें। और आपको पता है कि विशिष्ट बालक जो होते हैं उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें उचित निर्देशन मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वो अपने विभिन्न प्रकार के सामाजिक, बौद्धिक व भावनात्मक समस्याओं का हल कर सके। जो बालक समाज में संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, उनकी बौद्धिक क्षमता कम है, उनकी भावनात्मक, वो तनी तनी बातों में रोने लगते हैं, जैसे करिए अब हम मरबो करेंगे और वो रोने लगेंगे, तुरंत रोने लगेंगे, तो उनको एक अध्यापक क्या होंगे, वो उनको सहानुभूति देना चाहिए कि नहीं बालक आप क्यों रोते हो बार बार, आप कोई किसी को डांटने से आप रोया नहीं जाता, बल्कि उसका सामना किया जाता है। अगर आप गलत हो तब आप उसको एक्सेप्ट करो, अगर आप सही हो तो उसका विरोध करो, ये अध्यापक ही कर सकता है। तो उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता भी पड़ती है और ये विशिष्ट आवश्यकता के अंतर्गत आती है। अब उम्मीद करते हैं हमारी बात को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, पूरे अच्छे से इन पॉइंटों को समझ गए। शिक्षा का प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि बालकों के अंदर जो हीन भावना ना उत्पन्न हो, इसीलिए हम उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है और ये विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। अब उम्मीद करते हैं ये फर्स्ट टॉप चैप्टर भी कह सकते हैं, फर्स्ट टॉपिक भी कह सकते हैं, इसे आप लोग खूब अच्छे से समझ गए होंगे कि विविध आवश्यकता क्या होती है, विशिष्ट आवश्यकता के प्रकार कौन कौन से थे, दो प्रकार, सामान्य आवश्यकता और विशिष्ट आवश्यकता। सामान्य आवश्यकताओं का आपको पता है, उसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, जीवित रह भी सकता है लेकिन मूल रूप से अपने जीवन को यापन नहीं कर सकता। और विशिष्ट आवश्यकता होती है अपने जीवन को सुचारू रूप से और चलाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। उम्मीद करते हैं पूरे अच्छे से जाने होंगे। इसका कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक पॉइंट का यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी से रिक्वेस्ट है। एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट सभी के सभी ले लीजिए। बाकी इसका नोट्स जब प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें सारी चीजें आपको होंगी, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई अब इस क्लास के बाद, ठीक है। अच्छा एक बात और पहले बता दूं, अब रिक्वेस्ट है या चीज इसे प्यार समझिए द परफेक्ट स्टडी का। आप द परफेक्ट स्टडी में अगर नए हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे से, इसको बेल आइकन भी ये जो है इसको क्लिक कर लीजिए, इसको जो नोटिफिकेशन है वो क्लिक कर लीजिए। और अगर क्लास समझ में आई है तो इसे लाइक वाइक तो कर ही सकते हैं। और हाँ, द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हर चीज के लिए क्लास लाना या फिर वीडियो बनाना संभव नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है तो यहाँ वॉइस के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाता है। हमसे आप पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो हिमांशु यादव ऑफिशियल पे आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई भी डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, समय होते ही मैं